हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टारबर्ड एडू पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है साइंस एक्सप्रेस सीरीज़ फॉर क्लास 10th और आपको पता है आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाले हैं, तो ये है जस्ट फॉर रिवीजन। ओके, तो लेट्स सी। एंड फर्स्ट आई वांट टू से एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज इट इज़ मोस्ट अवेटेड वीडियो और आई वॉज बिजी ऑन सम अदर प्रोजेक्ट्स, सो एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सभी ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से रीड करने हैं, क्योंकि इसमें कई बार होता है कि आपको लगता है कि ये आंसर है, बट इससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपको ऑप्शंस में दूसरा मिल जाता है। तो सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, असर्शन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और रीज़न है ऑन हीटिंग CaCO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसमें आपको पता लगाना है कि ये ट्रू है या नहीं है, ये रीज़न जो है इसके बारे में बता रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और फिर अपना आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आई होप आपका आंसर सही रहा होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आपको फिगर पे बेस्ड है, ठीक है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जौ का फिगर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको टीथ को पहचानना है, ठीक है, और उनके नंबर्स को भी, ठीक है। आइडेंटिफाई A, B, C एंड D एंड चूज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दियर नंबर इन अपर जॉ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ए में लिखा हुआ है कि ये 2 है, इंसीजर और कैनाइन 2, प्रीमोलर 2 और डी मोलर आपके 3। जो डी नंबर पे है ये मोलर है डायग्राम में, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये सारे सीक्वेंस में तो लिखे हैं, बट नंबर ऑफ टीथ आर डिफरेंट। तो आपको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मीन्स ए नंबर पे इंसीजर है और नंबर्स में ये 4 होते हैं एक जॉ में। इसी तरह बी नंबर पे कैनाइन है जो एक जॉ में 2 होते हैं। सी नंबर पे आपका प्रीमोलर है जो कि 4 होते हैं। और डी नंबर पे आपका मोलर है जो टोटल 6 होते हैं 1 जॉ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कह रहा है नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ। नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट है? तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये है आपका एक फिल्टरिंग यूनिट और फिल्ट्रेशन का वर्क होता है आपका किडनी में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस इन विच। एक्चुअली यहाँ पे जो इन है रेस्पिरेशन इन, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इज आएगा। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें होता है, क्या होता है, ऑप्शंस पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ADP, ठीक है। तो ADP के फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे बता रहे हैं कि रिलीज होती है और स्टोर होती है ATP के फॉर्म में, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड एट ऑल, एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है। और डी ऑप्शन कह रहा है एनर्जी इज यूज्ड अप, एनर्जी यूज होती है। तो ठीक है, यहाँ पर आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर टिक करके बताना भूल गई।
मैं इस क्वेश्चन से ध्यान रखूँगी कि आपका टिक करके बताया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब हो रहा है तो इसमें, और एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो कितनी एटीपी मॉलिक्यूल आपके प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको एटीपी में हम, एटीपी जो इसकी है ये क्या है, करेंसी है एनर्जी की। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कितने एटीपी निकलती है। तो आप जरा ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और सी ऑप्शन 36, एंड नंबर डी आपका है 32। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें आंसर क्या होता है आप गेस कर लीजिए, और मैं अब आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्चुअली ये रिवीजन का टाइम है, इसलिए सिर्फ आपको आंसर्स ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, और डिटेल में जाने में बहुत सारा टाइम जाएगा, और ये आपको सिर्फ रिवीजन के लिए है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यस, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि जब आप सांस लेते हैं तो कौन सा सीक्वेंस हमारे ऑर्गन्स का होता है, जिसके एक तरह का पाथ होता है, तो कौन से इसमें ऑर्गन्स हमारे एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल से तो स्टार्ट होता है, फिर उसके आगे के आप जानते हैं कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जितने दिए हुए हैं सब आपके हैं, तो से ऑप्शन में जो दिए हैं नेम्स वो सब सही है, बट सीक्वेंस आपको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप अपना ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपने पता कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहले नॉस्ट्रिल से एयर, जो एयर नोज के जो होल्स होते हैं वो आपके नॉस्ट्रिल्स आते हैं। ठीक है, फिर फेरिंग से होते हुए एयर लैरिंग्स, ट्रैकिया, और यहाँ पे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और फिर एल्वियोली में, लंग्स में पहुँच जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्कुलर वॉल। तो किसमें मस्कुलर वॉल नहीं होती हैं? आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, वेन, इसमें से किस में नहीं होती है? तो आपको पता ही है कि जो वेन्स होती हैं उसमें आपकी मस्कुलर वॉल्स नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही स्पीड से जो है आपका ब्लड फ्लो करता है। और हाँ, इसमें वॉल्स होते हैं कि आपका ब्लड जो है पीछे ना जाए, यानी बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर वॉल्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारी आर्टरी होती हैं ये इनमें हमारी मस्कुलर वॉल होती, मस्कुलर वॉल होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर के साथ जब हार्ट पंप करता है तो इसमें प्रेशर के साथ ब्लड आता है, उसको सस्टेन करने के लिए कि ये फट ना जाए, इसके लिए यहाँ पर मस्कुलर वॉल्स आर्टरीज में होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको यहाँ पर आर्टरी, वेन और कैपिलरी का जो है डायग्राम दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ब्लू डायग्राम है इसमें क्या है कि ये दिखा रहा है कि वेन है, तो आप इसमें देखिए होल इसका बड़ा है। ठीक है, और कैपिलरी आप देखिए कि कैपिलरी कितनी पतली है, इसका होल तो ठीक है जो बड़ा है, बट इसकी जो लेयर है, जो इसकी वॉल है वो कितनी थिन है। ठीक है, क्योंकि वन सेल्ड लेयर होती है इसमें। और यहाँ पर आ जाइए, आपका है आर्टरी में, आप देख सकते हैं होल कितना छोटा है और इसकी जो वॉल है वो बहुत ही थिक है। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ डायग्राम के थ्रू याद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर of the image of an object formed by a concave mirror placed between focus F and pole P of the mirror। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है इन बिटवीन पोल P and focus F in front of the mirror, virtual and erect। बी ऑप्शन इन बिटवीन पोल P and focus F, यहाँ पे F आना था। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ठीक है,
सी ऑप्शन है बिहाइंड द मिरर, रियल एंड इरेक्ट। डी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके अपना आंसर जरा गेस कर लीजिए। जी हाँ, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब आपका पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका जो इमेज बनेगी वो होगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इसमें भी डायग्राम है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो है एफ आपका फोकस है और ये जो लेंस है मिरर बना हुआ है, मिरर के पास आप देखिए कैंडल एक आपका ऑब्जेक्ट है और फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, यानी कि ये मिरर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं मिरर के पीछे इसकी इमेज बन रही है, तो यहाँ पर इरेक्ट भी है, एनलार्ज भी है, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर भी है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन जो है हमारा केमिस्ट्री पार्ट से है और आपने देखा ही होगा कि इसमें हमने बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों पार्ट को जैसे आपका पेपर आता है उस तरह से इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है द क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड आर एज फॉलोज। ठीक है, कन्फिग्रेशन दिया गया है, 3 एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई, जेड। तो एक्स का जो कन्फिग्रेशन है वो 2, 4, वाई में है 2, 7 एंड जेड में है 2, 1। और क्वेश्चन कह रहा है विच 2 एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं, तो आई होप आपको चीज़ पता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके ऑप्शंस हैं X2Y, ZY एंड सी ऑप्शन है XZ1, डी ऑप्शन Y2Z। ठीक है, तो इसमें आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। जी हाँ, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ZY। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पे Z पहले और Y क्यों बाद में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक वर्ड से आपको पता लग गया होगा कि इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होता है यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा है। और मुझे लगता है आपको पता है क्योंकि आप सारा कुछ, ये तो रिवीजन का टाइम है, यहाँ पर 2 ही होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो आपको रिमाइंड करना है वो कौन सा होता है। और यहाँ पर जल्दी से आप इनको ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है Na2O, सेकेंड ऑप्शन है K2O, सी ऑप्शन है Al2O3 एंड ऑप्शन नंबर डी है MgO। वीडियो को पॉज करके आप अपना ऑप्शन गेस कर लीजिए। यस, राइट, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। ऑप्शन नंबर सी, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यही है आपका राइट आंसर, यानी कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, और दूसरा है ZnO, जिंक ऑक्साइड, और आपको अब तक याद आ ही गया होगा कि कौन सा है सेकंड। ठीक है, ये 2 हैं जो आपके सिलेबस में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जी हाँ, इस क्वेश्चन में आपको इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स हैं Al2O3 और 2NaOH। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो NaOH है ये क्या है, ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और इधर जो आपने देखा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें H2O है, और अदर जो है आपको यहाँ पर गेस करना है, फिल करना है। तो देख लीजिए ऑप्शंस में क्या है, AlOH, ठीक है, Na2O, NaAlO2 और डी ऑप्शन में है AlNaO2। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है, वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए और फिर आंसर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, NaAlO2। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो सेकेंड प्रोडक्ट फिल करना है आपको। ठीक है, और इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, मेटल की इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शंस को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दे हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 से लेकर के 3 तक इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव 4 to 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 से 7 हो सकते हैं। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल हैं ये, दे आर जल्दी टूट जाते हैं, ब्रिटल मतलब। और फिर क्या है डी ऑप्शन, दे आर केपेबल टू फॉर्म एनायंस इन ईजिली, ठीक है। तो कह रहे हैं एनायंस ईजिली बना लेते हैं। अब इसमें अप्रोप्रिएट आंसर आप अपना पता कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मीन्स दे हैव 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1 से लेकर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी क्या होता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। चलिए पहले ऊपर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, इनमें से कौन से एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, क्विकलाइम के साथ जब वाटर रिएक्शन करता है तो वो एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जो हमारे सैचुरेटेड एसिड होते हैं, ठीक है, उनको जब हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें से एक्सोथर्मिक यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर के इवेपोरेशन में एनर्जी यूज होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब जब कोई भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आपको यहाँ पहचानना है 4 रिएक्शंस में से किस में हो रही है, ठीक है, एनर्जी किस में रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि 4 रिएक्शन दिए गई हैं। आंसर आपका नीचे से आपको गेस करना है। तो इन चारों में से एक में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है, तो वो चीज़ आपको पहचाननी है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिए और फिर देखिए कौन सा आंसर आपका सही है। सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जल्दबाजी में देखते हैं कि अच्छा हाँ ये तो ठीक है और जल्दी से लगा देते हैं, बट कई बार हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और देखिए कौन सा आपका आंसर सही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, जिसमें कह रहा है कि रिएक्शन आपका रिएक्शन 1 और 2 दोनों ही कैसी हैं, एक्सोथर्मिक, यानी दोनों में एनर्जी रिलीज हीट रिलीज हो रही है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर जो होती है उसमें क्विकलाइम के साथ जो रिएक्शन करता है वाटर, उसमें भी रिलीज होती है, और जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो बाय वॉल्यूम यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बाय मास नहीं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस देख लेने हैं 1:2 एंड 1:1, 2:1 एंड 1:8, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन आपका कौन सा अप्रोप्रिएट है। वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए अपना आंसर, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर है आपका, एक्चुअली इस फिगर में आपको ये बताया गया है, ये इसी से रिलेटेड, जो ऊपर क्वेश्चन हमने देखा है इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा हो कि बाय वॉल्यूम ये क्यों ज़्यादा है, ठीक है, यानी रेशियो में 2:1 क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं ज़्यादा है और ऑक्सीजन के कम है, ठीक है। तो वॉल्यूम में ये ज़्यादा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन है आपका एंटासिड कंटेन, ठीक है। अब ऑप्शन देखने पे ही पता चलेगा कि ये क्या पूछना चाहता है। वीक बेस है, वीक एसिड है
स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप गेस कर लीजिए। जी हाँ, तो ये एक हमारा वीक बेस है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। क्यों? क्योंकि एंटासिड क्या है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली बेस होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग बेस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बेस है, बट वही है कि हमारी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग बेस को तो नहीं कंज्यूम कर पाएगी, तो इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, वीक बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो मैं पहले क्या करती हूँ, आपको असर्शन और रीज़न पढ़ करके बता देती हूँ। ठीक है, फिर बाद में हम देख लेंगे। द असर्शन है आपका, द स्प्लिटिंग अप ऑफ white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called scattering of light। ये आपका assertion। रीजन में कह रहा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन of lights of different colors is different when passing through the glass prism because different colors travel at different speeds। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि इसमें जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी अपना आंसर सोच लीजिए। उससे पहले देख लेते हैं, इन्होंने रीज़न में जो बताया है कि डिफरेंट स्पीड होती हैं, जब प्रिज्म में से लाइट जाती है तो उसका जो एक कलर बैंड बनता है, तो वो अलग अलग कलर्स की लाइट अलग अलग एंगल पे आपकी जाती हैं, जिसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्पीड अलग है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसमें देखिए ये जो डायग्राम है, पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका ग्लास प्रिज्म है बीच में और वाइट लाइट एक साइड से एंटर कर रही है, वाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट कलर्स जो आपका ये है, तो ये बैंड ऑफ कलर्स आपको इसमें मिलता है। तो वायलेट कलर सबसे नीचे और रेड कलर सबसे ऊपर है, तो इसका रीज़न है कि इनकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा और इससे आप अपना आंसर भी ईजिली निकाल लेंगे। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पर, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जबकि ये क्या है, ये जो प्रिज्म से लाइट हमारी पास होती है और स्पेक्ट्रम बनाती है, ये हमारा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो ये वाला तो हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बोथ असर्शन A and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A। ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, assertion A is true but reason R is false। ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है assertion A is false but reason R is true। यस, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि फॉल्स इसलिए क्योंकि उन्होंने वहाँ पर क्या बोला है, स्कैटरिंग, जबकि हमारा ये क्या है, डिस्पर्जन। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें यहाँ पे हमें देखना क्या है कि हमारे जो एसिड दिए हुए हैं, तो किसकी स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा है, इसको हमको सोच करके इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब जब हम सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वाटर। देखिए वाटर, एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही 3 हैं जिनको ऑप्शंस में आगे पीछे करके रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सोचना ये है कि वाटर की कितनी होती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो पीएच वैल्यू किसकी कितनी होती है आप पता कर लेंगे यहाँ से, और इसके अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है वाटर, फिर एसिडिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन है वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन आप अपना यहाँ पे चारों पढ़ करके गैस कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोच करके फिर इसमें आप अपना आंसर देखिए। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है हमारा
क्या होता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है ना, ये एसिडिक में नहीं आता। बट एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे एसिड हैं, जैसा कि नाम में भी लिखा हुआ है ना। और एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, ये हमारा कैसा है, एक वीक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसको इसलिए इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राइन इज एन, ब्राइन एक है, क्या है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक्चुअली आपने वैसे भी इसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पर ऑप्शंस को देखकर ही हम पहले अपना आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर हम गेस करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस को रीड करेंगे, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन ही चुनना यहाँ पर ज़रूरी होता है, वही हमारे लिए सही होता है। हमें दो ऑप्शन ऐसा लगे कि दोनों ही सही हैं, बट उसमें से भी जो सही है, जो एप्रोप्रिएट है, ज़्यादा उसके नियर है, वही आंसर हमें टिक करना होता है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही नहीं है। बी ऑप्शन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जी सोडियम कार्बोनेट भी नहीं होता है। सी ऑप्शन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हो सकता है क्योंकि ये सोडियम, ब्राइन जो है सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड है। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जी बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड तो नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर इसमें करेक्ट है और एक ही आपको ढूंढना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, रेन को हम एसिड रेन कब कहते हैं? ठीक है, जब उसका ऑप्शन नंबर ए है, जब उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो, 7 से नीचे हो। तो भाई एसिड की पीएच वैल्यू तो 7 से नीचे ही होती है, ये ऑप्शन तो अलग हो गया। फिर पीएच इज अबव 7, जो डी ऑप्शन में लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अबव 7 जाएंगे तो हमारा सब्सटेंस कैसा हो जाता है, वो तो बेसिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके जो दो ऑप्शंस हैं, इनमें से हमारा एक आंसर तो पक्का है। ठीक है, पीएच फॉल्स बिलो 6 और सी ऑप्शन कह रहा है पीएच फॉल्स बिलो 5.6। तो अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर गेस कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना है कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही है आपका आंसर। यानी कि पीएच वैल्यू जब 5.6 से भी नीचे होती है तो वो रेन कैसी होती है, एसिड रेन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन है आपका रिएक्शन पे, यानी कि यहाँ पर आपको एक्स और वाई जो हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स के प्लेस पर और वाई के प्लेस पर क्या आएगा। रिएक्शन को देखकर समझकर पता लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन कह रहा है x इक्वल टू NH4Cl एंड y में क्या आएगा, O2। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाई x की जगह पे NH4Cl लिखिए और y की जगह पे लिखिए H2O। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि x की जगह पे आप लिखिए NH4 होल ट्वाइस और SO4, y के प्लेस पे आपको लिखना चाहिए SO2। डी ऑप्शन में कह रहा है कि भाई x की जगह पे आपको लिखना चाहिए NH4OH और y की जगह पे आपको लिखना चाहिए O2। तो भाई आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गेस कर लीजिए और फिर देखिए आपका आंसर क्या है, करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आता है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने यही आंसर गेस किया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि हमें x की जगह पे NH4Cl लिखना चाहिए और y की जगह पे H2O लिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये रिएक्शन आपने ज़रूर पहले ही पढ़ रखी है, तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इजीली आपको समझ में आ गया। और यहाँ बी ऑप्शन में L जो है कैपिटल में लिखा गया है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है और आपको तो पता ही है कि यहाँ पे स्मॉल में आता है, Cl जब हम लिखते हैं तो स्मॉल l होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर शायद 2 क्वेश्चन कर चुके हैं
और इसको देख लेते हैं। इसमें असर्शन कह रहा है प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रीज़न क्या कह रहा है? प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या है? बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं, यानी कि एक तरह से रिएक्ट नहीं करती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो सब्सटेंसेज हैं उनके साथ, या फिर ज्वेलरी पहनने वाले पर्सन की बॉडी के साथ, यानी कि जो आपका स्वेटिंग भी होता है, या किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता लगाना है कि भाई असर्शन जो है ये ट्रू है कि नहीं, रीज़न उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। असर्शन रीज़न में तो यही तो हमें करना होता है। ठीक है, तो फिर हमने इनको देख लिया, समझ लिया। अब हम देख लेते हैं, अब हमको सबसे पहले इसमें यही करना होता है कि हमारा रीज़न सही है कि नहीं, या असर्शन में क्या है, ट्रू है कि नहीं, और रीज़न उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा, आपको पता है। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में मुझे लगता है कि ये आपको सारे रीड तो करने ही चाहिए, बट आपको पहले असर्शन रीज़न जो सेंटेंस है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें जो है रीज़न जो है बिल्कुल सही है और आपका असर्शन भी बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से ये आएगा कि भाई प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में कह रहा है बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से पता कर लिया कि भाई ये जो है बिल्कुल लाइन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी पार्ट से आता है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि बाइल होता क्या है। ठीक है, तब आप पता लगा पाएंगे कि यहाँ ये कहाँ प्रोड्यूस होता है। तो भाई ऑब्वियसली आपने पढ़ ही रखा है कि बाइल हमारा एक डाइजेस्टिव जूस है जिसका प्रोडक्शन होता है लिवर में। ठीक है, और गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस हमारे सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं, छोटे छोटे हैं, पढ़ने में भी कोई टाइम नहीं लगता है, नहीं लगने वाला है इनमें, तो हम जल्दी से फटाफट आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे, और ऑप्शन नंबर सी हमारा है राइट ऑप्शन। ठीक है, बाइल प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर असर्शन और रीज़न बेस्ड। इसमें आप देखिएगा कि रीज़न जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रीज़न कहाँ चला गया, ये रीज़न दिया हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेमन जूस इज सोर इन टेस्ट। लेमन जूस खट्टा होता है टेस्ट में, और रीज़न कह रहा है लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। भाई लेमन जूस का है कैसा है नेचर? एसिडिक नेचर है, वो एक एसिड है। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत ही इजी है, सबको आता है, बट फिर भी आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गेस कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, जैसा मैं कह रही हूँ कि इसमें बहुत ही इजी है ये कि लेमन जो होता है, लेमन जूस टेस्ट में खट्टा होता है और ये एसिड है। भाई हमने पढ़ ही रखा है कि क्या होता है कि ये जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रूट्स हमारे और भी हैं, जैसे ऑरेंजेस वगैरह हैं, ये हमारे कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खट्टे होते हैं और खट्टी चीज़ें हमारे एसिड में आती हैं। ठीक है, जैसे दही है वो भी क्या होता है, उसमें भी एसिड होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। तो हमारे अकॉर्डिंग तो असर्शन और रीज़न बोथ ही करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया है जो कि सही है, बट फिर भी हम अपनी क्या है हैबिट बनाएंगे सभी ऑप्शंस को पढ़ने की। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें ढूंढना है। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, ये कह रहा है करेक्ट नहीं है, तो ये तो हट जाएगा हमारे ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसको ऐसे हम ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है असर्शन ए इज ट्रू
बट रीज़न आर इज़ फॉल्स, तो ये भी नहीं होगा कि भाई दोनों ट्रू है। असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू, तो ये भी हमारा नहीं जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पर हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक्चुअली केस स्टडी बेस्ड में आपने देखा होगा कि एक टॉपिक देते हैं, उसमें फिर आगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या आ रहा है। चलिए, तो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1st to 5th, यानी कि हमें इसको पढ़ करके 1st to 5th के आंसर्स हमें गैस करने हैं, हमें आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तो आदित्य एंड हिज फ्रेंड मनोज प्लेस द कैंडल फ्लेम इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल flame on a white screen. He noted down the position of the candle screen and the lens as under. ओके, तो यहाँ पर पोजीशन दी हुई है। देखिए पोजीशन कैंडल की क्या है, ये ओ एक हमारा पॉइंट है जिसको हमने मानना है, उससे हमारी सारी इनकी जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग ली गई है। ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर पे, उस ओ से 20 सेंटीमीटर पे आपका कैंडल है, कॉन्वेक्स लेंस है 50 सेंटीमीटर पे, और जो स्क्रीन है वो 80 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है और ये उससे रिलेटेड इमेज है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ओ, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है। फिर ये बी जो है ये हमारा ये वाला, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है यहाँ पर, एक कैंडल है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये है आपका स्क्रीन। ठीक है, तो आपने देख लिया वहाँ पे मेज़रमेंट में 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, 50 सेंटीमीटर पे आपका लेंस है और 80 सेंटीमीटर पे आपका स्क्रीन है। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। किस तरह की इमेज, पोजीशन यानी कि कितनी दूर पे इमेज बन रही है। ठीक है, कहाँ से, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर पे इमेज बन रही है। तो इसमें आपका ऑप्शन देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट है 80 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 30 एंड डी आपका 60 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप अपना आंसर जो है गेस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है 30 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the focal length of convex lens? फोकल लेंथ के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शंस हैं 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। 15 सेंटीमीटर है इसकी फोकल लेंथ। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड if he shifts the candle towards the lens at a position of 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि कैंडल को शिफ्ट करते हैं लेंस की तरफ। ठीक है, इसमें आपको इमेज कहाँ पे बनेगी ये चीज़ बतानी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फोकस पे बनेगी, बी ऑप्शन है बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगी, सी है एट इन्फिनिटी की इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, या फिर डी ऑप्शन है कि F2 और F1 के बीच बनेगी। देखिए इसमें 6 रे डायग्राम्स होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, और अगर वो आपको क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। 6 रे डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, और कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनती है। ठीक है, वो चीज़ भी सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप गेस कर लीजिए और फिर बताइए। चलिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए, यानी कि इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement describes the best about the nature of the image formed Aditya
शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस टू 36। ठीक है, उसमें लास्ट क्वेश्चन में 35 सेंटीमीटर पे था और अभी क्या किया, 1 सेंटीमीटर को आगे बढ़ा दिया है, 36 सेंटीमीटर पे रख दिया है। तो क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, आपको ये पता करना है कि भाई 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पे क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, इस तरह का वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगी। दूसरा है आपका द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सी ऑप्शन कह रहा है द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डी ऑप्शन द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड वर्ड भी यूज़ किए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि वर्चुअल और रियल के साथ इरेक्ट, इन्वर्टेड का कम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ईजिली पता कर लेंगे। चलिए आप वीडियो को पॉज करके गेस कर लीजिए अपना आंसर। ओके, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कह रहा है कि आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। एक्चुअली ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एट सनराइज एंड सनसेट, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को, और देख लेते हैं आगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये डायग्राम भी है आपका, तो इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा क्या है, सन से यहाँ पर ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई खड़ा है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप ये इसमें डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, इमेज को। इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द कलर ऑफ अर्थ अपीयर्स। जो स्पेसशिप में आया है और उसको स्पेसशिप से अगर वो देख रहा है तो अर्थ का कलर किस तरह का दिखता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता करनी है। ऑप्शन ए रेड, बी ब्लू एंड सी वाइट एंड ऑप्शन डी इज़ ब्लैक। तो किस तरह का कलर दिखता है आपको पता लगाना है। तो ये तो बहुत बार आपने देखा ही है, तो बहुत ही ईजिली पता लगा लेंगे कि इसका जो है कलर कैसा दिखता है। बहुत बार देखा होगा आपने कि इसका ब्लू कलर दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट द लाइट फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल। भाई सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सनलाइट है वो ट्रेवल करती है कैसे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एट एटमॉस्फेयर, सॉरी ऑफ एटमॉस्फेयर। बी ऑप्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी कांट से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो गेस कर लीजिए आंसर आप अपना। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सनराइज और सनसेट के समय जो सनरेज होती हैं वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यानी कि उनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है अर्थ से, तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आना पड़ता है अर्थ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, इट इज़ ड्यू टू द, जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर and dispersion of light by air molecule, scattering of light by air molecule, या फिर all of the above। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो सकता है, आप जरा गेस कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यस राइट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। लाइट स्कैटर होती है जिसकी वजह से हमें स्काई या आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और
यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनसेट और सनराइज के समय पे क्या हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, ब्लू कलर स्कैटर्ड एंड रेड कलर रीचेज आवर आइज, ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है और रेड कलर हमारी आइज तक पहुँचता है, ठीक है। रेड कलर स्कैटर्ड एंड ब्लू कलर रीचेज आवर आइज, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ग्रीन एंड ब्लू स्कैटर्ड एंड ऑरेंज रीचेज आवर आइज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर गेस करिए और बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, जो कह रहा है कि ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है और रेड कलर हमारी आइज तक आता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, सनराइज और सनसेट के समय हमें सूरज बहुत ही लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसका यही रीज़न है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये हेल्पफुल भी होगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके क्लासमेट हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी। चलिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ और आपको ज़रूर जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, thanks for watching all of you. One more thing I want to say before leaving the video, don't forget to share your marks with me in comment section. 31 में से आपने क्या ऑब्टेन किया मुझे ज़रूर बताइएगा।